Hello, everybody. Welcome to this second lecture on current affairs. सेकंड टेक्निकली पढ़ाई वाला है और थर्ड लेक्चर हमारा इन टोटल जनरल नॉलेज का है ये। अब पहले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह बताई थी कुछ, जिसमें हम करंट अफेयर्स को अच्छे से कर सकते हैं और सारा का सारा प्रिपरेशन होती है हमारी। ऑल्सो सेकेंड लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने जनवरी का पार्ट 1 कवर किया था, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का था। अब मैंने शुरू के 15 दिन जब कवर कर लिए हैं तो बाद के 15 दिन करने की बारी आ चुकी है। उस बात के 15 दिन का जो मुद्दा है दैट इज जनवरी पार्ट 2। ठीक है, तो जनवरी पार्ट 2 इज द थिंग जो कि हम देखते हैं इस पूरे लेक्चर में, जो कि आगे आने वाला है हमारे साथ इस पूरे लेक्चर में। आई होप कि तुम लोग नोट्स बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे साथ में। एंड आज के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक है उड़ीसा का ब्लैक टाइगर सफारी, दूसरा टॉपिक है कैमरून की वैक्सीन प्रोग्राम, तीसरा टॉपिक है बिल्किस बानो केस, चौथा टॉपिक यूपीआई जो फ्रांस में भी अब चालू है, अल्बामा का नाइट्रोजन हाइपोक्सिया और रिपब्लिक डे की परेड जो हुई थी पूरी ऑल टुगेदर, इस पूरे लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं कि उड़ीसा के ब्लैक टाइगर सफारी के बारे में। उड़ीसा जो है वो वेस्ट इंडिया में आता है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट इंडिया का पार्ट है। उड़ीसा का कैपिटल जो है वो है भुवनेश्वर, BBSR इसको बोलते हैं। उड़ीसा में ही आपका फेवरेट एक NLU भी है, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जो कि कटक में आता है, जिससे मैं पढ़ा हूँ टेक्निकली। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा दैट इज इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट्स वाई। ठीक, तो उड़ीसा में उन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड की सबसे एक्सक्लूसिव मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में करी जाएगी अब से। ये पूरा हमारा इस टॉपिक का पार्ट है। मेलानिस्टिक मतलब जिस टाइगर में मेलानिन ज्यादा है। मेलानिन जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो कि आपके बालों को काला करता है, या फिर ऑल टुगेदर काला बनाया जाता है उस चीज को, किसी भी चीज की पिगमेंट को, स्किन का कलर जो है उसको डार्क करना, या फिर किसी भी बाल को डार्क करना। बाल सफेद हो रहे हैं तो आपके बॉडी में ऑब्वियसली मेलानिन की कमी है। तो यही चीज मेलानिस्टिक टाइगर जो होता है वो ये होता है कि वो थोड़ा ब्लैक रहता है, इसलिए वहां पर ब्लैक टाइगर उसको बोला जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसकी बात हो रही है। अब इसमें उड़ीसा हमको याद रखना है, हमको ब्लैक याद रखना है, हमको मेलानिस्टिक याद रखना है, हमको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद रखना है। एक पहला सेंटेंस ही हो गया। अब ये किस चीज का, इसका मेन एम क्या हो सकता है? सफारी लॉन्च करने का मेन एम है इसका टूरिज्म को बढ़ावा देना, बूस्ट टूरिज्म और बेटर रिसर्च और पब्लिक व्यूइंग को एक्सेस करना, ये सारी चीजें। द फर्स्ट ऑफिशियल, सबसे पहले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कब देखा गया था ये ब्लैक टाइगर? 1975 और 76 के बीच में, पूरा का पूरा ये है। दूसरा, उसके बाद 1993 में क्या हुआ? 1993 में सबसे पहला टाइगर जो था वो किल हुआ। सबसे पहला मेलानिस्टिक टाइगर वॉज किल्ड इन सेल्फ डिफेंस, लीडिंग टू द साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। जब वो सेल्फ डिफेंस में मारा गया उसके बाद उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। एक चीज ये हो गई। अगली चीज अगर मैं बात करूं आगे आने वाली दूसरी चीज की, वो क्या होती है कि ऐसा दिखता है वो टाइगर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही, ऐसा थोड़ा काला काला सा है, तो इसीलिए मेलानिस्टिक ही नाम है इसका। ठीक, अगला सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो अपना नाम कहाँ से डिराइव करती है? फ्रॉम द सिमुल ट्री विच मीन्स सिल्क एंड कॉटन। सिमुल, सिल्क और कॉटन के पेड़ यहाँ पर रहते हैं, सिल्क कॉटन। ठीक, ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुई थी टाइगर रिजर्व इन द ईयर 1956। 1956 में इसको एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया। हमने ये देख लिया कि सिमलीपाल का नाम कहाँ से आएगा, हमने ये देख लिया कि 1956 में टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि इन द ईयर 1973 इट वाज प्लेस्ड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था तो उसमें इस टाइगर रिजर्व को भी डाल दिया गया, इसीलिए 1973 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में इसको डिक्लेयर कर दिया एक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह क्या होते हैं एक बार मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बट अभी हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ये इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है सिमलीपाल, और जो लार्जेस्ट है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो कि नंबर 1 द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री है। ठीक,
दिस इज अ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी इजी। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा, हेमिस। अब जो सिमलीपाल है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो होता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहां पर ये पर्टिकुलर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लोकेटेड है, ठीक। एक चीज ये हो गई। अब आगे चलते हैं अगले वाले स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या बोलती है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व थोड़ा ऐसा दिखता है, ये उसका मेन गेट है, आप देख सकते हो पूरे वीडियो को पॉज करके अच्छे से। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है कैमरून की वैक्सीन। कैमरून ने किसी चीज की एक वैक्सीन निकाली है। किस चीज की निकाली है? कैमरून जो है सबसे पहले, आप अगर अफ्रीका में देखोगे तो अफ्रीका के थोड़े कोने की तरफ आता है कैमरून, यहाँ आता है, दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके साइड में कैमरून आपको दिख रहा होगा। अब कैमरून ने लैंडमार्क मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम निकाला है, जो कि 2.5 लाख बच्चों को कवर करेगा 2 साल में, ठीक। अफ्रीका जो है अकाउंट करता है 95% ऑफ द वर्ल्ड के मलेरिया के केसेस। अफ्रीका में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस होते हैं पूरे की पूरे दुनिया में। कैमरून, इस जो वैक्सीन का नाम है वो है मॉस्क्वीरिक्स, फर्स्ट एवर वैक्सीन जो कि मलेरिया के लिए अप्रूव हुई थी 2021 में, अब जाकर उसको जनता के लिए पूरे ड्राइव बनाकर लॉन्च किया जा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये ब्रिटिश फार्मा जायंट ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये कंपनी का नाम है, इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कौन सी बीमारी है वो इंपॉर्टेंट है। फिर इससे क्या होता है कि सारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देती है, प्लाज्मोडियम पूरा बना देती है बॉडी में, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो ये सारी चीज़ें स्प्रेड करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में वो मैंने तुमको बता दिया यहाँ पर। अब अगला क्या है, अगली चीज़ हमारे सामने आती है। अगली चीज़, मलेरिया होता क्या है? मलेरिया जो कैरी करता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो करता है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया जो कि आपको दिख रहा है। दूसरा, ये लिवर सेल्स को अफेक्ट करता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। ड्राई कफ होता है, मसल में फटीग होता है, स्किन्स में चिल्स होती हैं, स्वेटिंग होती है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है अगर कोई वन लाइनर इस पर बनाने का सोचे, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप अगर बताओ, क्या इसमें से मलेरिया का सिम्टम नहीं होता है? इसलिए ये सारी चीज़ें भी पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सिस्टमैटिकली। हाई फीवर हो गया, बैक पेन हो गया, कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे आपको समझ में आ रही होंगी, इसलिए हमको मलेरिया पढ़ना भी इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस जो है वो इम्पोर्टेंट कैसे है इंडिया में? बिल्किस बानो केस क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया एडिशन आया है। पूरी बिल्किस बानो का मामला हम आराम से समझेंगे। आफ्टर द बर्निंग ऑफ साबरमती ट्रेन इन गोधरा, फरवरी 27 2002 में क्या हुआ? गोधरा का हादसा हुआ, गोधरा कांड हुआ, हम सबको पता है। उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला पीरियड था मुस्लिम्स के लिए गुजरात में। काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे वो कि क्या पता हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें, हमारी फैमिली को कोई चोट ना पहुंचा दे, ऐसा कुछ था। उसके बाद 59 कार सेवक ने अपनी जान गंवाई थी इस गोधरा एक्सीडेंट में, जो कि हम सबको पता ही है, गोधरा में ट्रेन जला दी थी। उसके बाद मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफ़ी रेज और वायलेंस हुई थी। उसी को एज अ थ्रेट लेते हुए 5 मंथ प्रेग्नेंट बिल्किस बानो अपने घर से भागी अपने पति के साथ और 3 साल की बेटी के साथ और उसके अदर फैमिली मेंबर्स के साथ। कहाँ से भागी? वो रणधीकपुर जो गांव था वहां पर भागी। एंड उसके बाद उन्होंने सेफ्टी के लिए शेल्टर कहाँ लिया? छपरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया। अब जब यहाँ पर छपरवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है अहमदाबाद के पास में है, यहाँ पर जब उन्होंने शेल्टर लिया तो एक दिन रात में एक ग्रुप ऑफ 20 से 30 लोग इनके पास आए, सिकल्स लेके, स्वॉर्ड्स लेके, स्टिक्स लेके, और इन पर अटैक कर दिया और इनकी फैमिली पर अटैक कर दिया। अटैक में एग्जैक्टली क्या हुआ था एक बार मैं वो आपको अच्छे से बता देता हूँ। अटैक में 11 लोगों को सजा हुई थी, 11 ही लोगों की कहानी है। इन्होंने गैंग रेप करा था बिल्किस बानो के साथ, उनकी मदर के साथ और बाकी 3 लोगों के साथ भी जो उनकी फैमिली में थी।
ये पूरा मामला है, उनको असॉल्ट भी किया, उनके साथ गैंग रेप भी किया, और इसका जो पूरा केस था ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी लिया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया पूरा मामला। अब इन सबको जब फाइनली कन्विक्ट कर दिया गया, मामला बिल्किस बानो ने बोला कि गुजरात हाई कोर्ट नहीं हैंडल करेगा, अहमदाबाद में मुझे नहीं लग रहा कि कोई अनफेयर चीज़ हो सकती है मेरे साथ, मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अनबायस नहीं रहेगा कोर्ट, इसलिए उन्होंने ये मामला ट्रांसफ़र करवा लिया था कहाँ पर, बॉम्बे हाई कोर्ट। जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया, मतलब अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं बचा, अब जुरिसडिक्शन किसका आ गया था, अब जुरिसडिक्शन आ गया था बॉम्बे हाई कोर्ट का। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन आ गया। अब चलते हैं आगे, अगला मैटर क्या हुआ इस पे डेवलपमेंट। 2022 15 अगस्त को जब सारे लोग, सबको सजा हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद इतने सालों बाद 2022 को गुजरात गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हमारी रेमिशन पॉलिसी के तहत हम ये 11 कन्विक्ट्स को रिलीज ग्रांट करते हैं और इनको जेल से निकाल देते हैं। अब इससे वाइड स्प्रेड एजिटेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वापस से गई ये, और इन्होंने पूरे तृणमूल कांग्रेस के एमपी वगैरह, महुआ मोहित्रा, सबने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करी इस पर। सब्सिक्वेंटली फिर नवंबर 2022 तक क्या हुआ, बानो ने उनके साथ अपील करी गुजरात सुप्रीम कोर्ट में, कंटेस्ट ये करा कि ये जो गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन है ये काफ़ी गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका जुरिसडिक्शन ही नहीं है, जुरिसडिक्शन तो बॉम्बे हाई कोर्ट का लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अब यहाँ पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उजन भुया, ये दोनों गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द अथॉरिटी और द जुरिसडिक्शन टू कंसिडर द रेमिशन एप्लीकेशन। उनके पास अथॉरिटी भी नहीं थी, उनके पास जुरिसडिक्शन भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुका था, अब गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। सिंपल यही कहने का मतलब है। दिस वॉज बिकॉज द ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुजरात वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड टू मुंबई महाराष्ट्र इन 2004 इटसेल्फ। 2004 में ही मामला चला गया था, तुम कहाँ अभी 22 में अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो जो एविडेंस की टैंपरिंग और उस सब के चक्कर में जो सारे कंसर्न्स थे, उसके चक्कर में सारा मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। अब चलते हैं आगे। बिल्किस बानो ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 432, उन्होंने ये बोला कि एक एप्लीकेशन फॉर रेमिशन कैन ओनली बी बिफोर द गवर्नमेंट विद इन हुज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन द एप्लीकेशन वाज कन्विक्टेड। इन दिस केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो कि रेमिशन ग्रांट कर सकती है, इसीलिए आप एज गुजरात गवर्नमेंट इन लोगों को नहीं निकाल सकते हो। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इतना ही मैटर है, इतना ही हमें समझना है। अब फ्रांस में यूपीआई की अगली खबर है हमारी। फ्रांस में अब यूपीआई यूज होने लगा है, जैसा कि आपको इंडिया इन फ्रांस वाले ट्वीट से पता लग रहा होगा कि आईफिल टावर पे अब अगर आप घूमने जाते हो तो उसमें आप यूपीआई का क्यूआर कोड लगा रहेगा, उसको स्कैन कर सकते हो। तो इसमें अब एक बड़ी बात हो गई। क्या बड़ी बात हो गई कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने लायरा नाम की जो कंपनी है उसके साथ टाई अप करा है, जो कि यूपीआई पेमेंट्स लेके गई है फ्रांस में। फर्स्ट एवर यूपीआई कोड एट आईफिल टावर पेरिस में लग रहा है। क्रिस्टोफी मैरियट कमर्शियल डायरेक्टर हैं इसकी, लायरा फ्रांस की। ये एक फैक्ट हमको याद रखना इंपॉर्टेंट था। दूसरा, एनसीपीआई और यूपीआई। एनसीपीआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2008 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, मुंबई में है। यूपीआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चेयरमैन इसके कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव बिस्वा मोहन महापात्रा, ही इज फ्रॉम ओडिशा। एंड जो एमडी और सीईओ है वो है दिलीप आशबे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, फिगर्स वगैरह हैं जिनको हमको याद रखने की जरूरत है। अगला, एल्बामा जो है एक स्टेट है यूएसए का, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। यूएस का ये मैप है। यहाँ पर एल्बामा नाम का एक राज्य है, जो कि यूएस में तो डुअल सिटीजनशिप चलती है, वो तो हमको पता ही है। एल्बामा जो है यहाँ पर एक राज्य है जिसने अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए क्या निकाला है, क्या यूज करने का सोचा है? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया अगर उन्होंने यूज करने का सोचा है तो क्या सोचा है, एक बार मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है,
तो 26 जनवरी 2024 को अल्बामा ने ये डिसाइड किया कि वो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया नाम का मेथड यूज करेंगे। क्या एग्जीक्यूट करने के लिए? एक इनमेट की डेथ एग्जीक्यूट करने के लिए। अब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है क्या? इन्वॉल्व्स फोर्सिंग द इनमेट टू ब्रीथ प्योर नाइट्रोजन। अगर आपको ऑक्सीजन ब्रीथ करने ही नहीं मिलेगी तो आप क्या होगे? आप इस पूरी प्रोसेस का शिकार हो जाओगे, जिसको प्रोनाउंस में कैसे कर पाऊं, एस्फाइक्सेशन, एंड इससे आपकी डेथ हो जाएगी। बेसिकली आपको अगर प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, आपको ऑक्सीजन की कमी से आपकी जो दम घुट जाता है, उसी को ये बोलते हैं बेसिकली। एंड यही प्रोसेस है कि दम घोट कर मार देना। जिसका पहले दम घुटेगा वो थोड़ी देर अनकॉन्शियस हो जाएगा, और अनकॉन्शियस हो गया तो उसकी नींद में वहां पर मौत हो जाएगी। ये किसका कहना था? ये कहना था अल्बामा का, क्योंकि उन्होंने जब ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे थे तो वहां पर बताया। अब उसके बाद along with ओक्लाहोमा एंड मिसिसिपी, अल्बामा अप्रूव्ड दिस मेथड। मतलब पहले एक इसके पास आ चुका है, एक मिसिसिपी के पास आ चुका है ये मेथड। अब ऑल्टरनेटिव क्या थे इनके पास? और ऑप्शन, इंजेक्शन दे दो या इलेक्ट्रिक्यूशन कर दो। अपने कैदियों को बेसिकली मारने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। नाइट्रोजन मेक्स अप 75% ऑफ द नॉर्मल एयर, बट इनहेलिंग सो मच ऑक्सीजन डिस्प्लेसेस। इतनी ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजन इनहेल करोगे तो आपकी बॉडी की ऑक्सीजन जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, और उससे फिर आपको अल्टरनेटिवली क्या हो जाती है? आपकी डेथ। यही पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का। अब इसमें सबसे पहला आदमी कौन बना? उसका नाम क्या है? केनेथ स्मिथ नाम है उस आदमी का। केनेथ स्मिथ का एग्जीक्यूशन 1988 की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया गया, और क्योंकि इसके ऊपर मामला चल ही रहा था तो इन्होंने शाम के 7 बजे 7:53 इसका एग्जीक्यूशन चालू करा। उसके बाद इसको नाइट्रोजन गैस का मास्क पहना दिया। अब इसकी बॉडी थोड़ी शेक करी, और विद इन फ्यू मिनट्स, बेसिकली कितना, 32 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर भाई साहब की हो गई डेथ। 32 मिनट्स के अंदर अंदर इसको डेथ प्रोनाउंस कर दिया। उन्होंने ये बोला कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने मास्क लगाया था, लेकिन उसके बाद उसकी जो पूरी ब्रीदिंग वगैरह थी सब फ्लैट लाइन हो गई, और शेकिंग, एंगल्ड ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके सिम्टम्स थे। अब ह्यूमन राइट एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोस हो गया यार, मतलब ऐसे क्यों तड़पा तड़पा के क्यों मारना तुमको। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि पहले आदमी है ना बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं लगता कि कोई टॉर्चर हुआ है, और ये ऐसे इसलिए कोई टॉर्चर है नहीं क्योंकि वो बेहोश होकर मरता है, तो उसको आदमी धीरे 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 नींद में जाता है, बेहोश होता है, फिर मरता है। ऐसे किसी को रियलाइज नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता उसको मरने पे, उनका ये कहना है। ऑल टुगेदर ये पूरा पिक्चर है। हमने देख लिया अल्बामा। अब हम रिपब्लिक डे पर आते हैं। फ्रांस जो था, फ्रेंच कंटिजेंट अपना लेके आया था। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्प्स ऑफ फ्रेंच फॉरेन लेजियन। ये इंडिया में परेड के लिए लेकर आया था। हम सबको पता है इमैनुअल मैक्रोन आए थे, और यहाँ पर रिपब्लिक डे के बाद ही वो यूपीआई उन्होंने फ्रांस में लगा दिया। ये गिफ्ट लेकर गए वो इंडिया की तरफ से, और इंडिया को भी उन्होंने गिफ्ट दिया कि अब आपके सिटीजन जो वहाँ रहते हैं, अगर आप कोई यहाँ से आपको घूमने जाता है वहाँ पर फ्रांस में, आप उनको बढ़िया पेमेंट करवा सकते हो। ठीक। जो फ्रेंच फॉरेन लीजियन है, FFL, वो एक एलाइट मिलिट्री कॉर्प्स है जो कि क्या करते हैं, ओपन टू फॉरेनर्स। जो भी फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, किसी भी देश का हो, वो फ्रेंच की आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। इसी पर्टिकुलर जो इनकी ये FFL है, इसका ही एक तरीके से प्रमोशन प्लस इंडिया में इनका एक रिप्रेजेंटेशन करा गया। कब करा गया? रिपब्लिक डे पर। ठीक है। तो इन 2016 French troops became the first foreign military contingent to participate in the Republic Day। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जब फ्रांस वाले लोग इंडिया में रिपब्लिक डे पर आए हैं, 2016 में भी आ चुके हैं एक बार। ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड टाइम व्हेन द फ्रांस आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रिपब्लिक डे। अगला, नारी शक्ति का थीम था इंडियन रिपब्लिक डे पर। नारी शक्ति 75th रिपब्लिक डे का थीम था। इसमें कर्तव्य पथ पर क्या शो केस करा गया? विकसित भारत एक थीम था, और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये चीज दो पर्टिकुलर वुमेन सेंट्रिक फोकस पर थीम रखे गए थे। उसके बाद इस परेड ने शोकेस करी इंडिया की मिलिट्री प्रोवेस, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, और पहली बार इतिहास में क्या हुआ, ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द परेड। आर्मी, नेवी और जो बाकी एयरफोर्स होती है, उसमें
उसकी सारी की सारी पूरी ऑल वुमेन पहली बार इस पूरी परेड में हिस्सा लिया उन्होंने। कोई भी आदमी नहीं था, सारी की सारी वुमेन ही थी। ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज का कंटिजेंट बना था जो कि इस पूरे जो परेड थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी उनका जो टैब्लू था उसको मिला है बेस्ट प्राइज। ठीक है, फर्स्ट प्राइज मिला है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को बताया, इंडिया की हम डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट क्यों है पूरे वर्ल्ड में वो बताया। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर शोकेस करी थी। इट शोकेस द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया टू द मॉडर्न टाइम्स यूजिंग एनामॉर्फिक टेक्निक्स। एनामॉर्फिक टेक्निक्स कैसी होती हैं, वो जो ऐसे 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 चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। आपको टेढ़ा देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा सा उसको ऐसा टेढ़ा करते हो या फिर वो एक एंगल से देखते हो तो आपको अलग सी 3D सी इमेज दिखती है। वो चीज़ होती है एनामॉर्फिक। ठीक है, इसको हम एक 3D टेक्निक बोल सकते हैं जो कि बोली जाती है एनामॉर्फिक टेक्निक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको अगर इसका आंसर चैट बॉक्स में पता हो आप दे सकते हो कि जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो मिले थे ज्ञानवापी मॉस्क में। इसके क्या कैसा पूरा सिस्टम बन सकता है, कैसे इस पे कितने का स्कल्पचर्स मिले थे, ये आपकी रिसर्च है। आंसर 44 हो सकता है, आंसर 55 हो सकता है, आंसर 50 हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपको इसका आंसर नहीं आता है, आता है। ये ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ एंड इस क्लास को अगर हमें सम अप करना हो तो ये जो मैंने आपको आज पूरे लेक्चर में बताया, दिस वाज जनवरी का सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ जनवरी में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी वो मैंने यहाँ पर आपको सारी बता दी है। अगले लेक्चर में जब हम देखेंगे तो हम उसमें फेब का देखेंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने जनवरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था तो एक बार इसके पहले जाकर वो देख लो। अब ये देख लिया है तो उसके बाद जाकर देख लो। कुछ भी इशू है, दिक्कत है, आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।